तो हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स को कर चुके थे। सेक्शन 54 से अपना बाकी था। अपने यहीं से करना था ना सेक्शन 54। यस सर। ओके, थैंक यू। 54 हो चुका है। अच्छा, बस वो 54 हो चुका है। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा। अगर डिफॉल्ट होता है, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, क्या चीज का डिफॉल्ट होता है? प्रोमिस का डिफॉल्ट होता है। मीन्स जिसको फर्स्ट परफॉर्म करना चाहिए था। अगर कोई काम किसी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसी को पहले परफॉर्म करना है, वही डिफॉल्ट कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली बात है सेकंड पार्टी को आप बोल नहीं सकते भैया आप परफॉर्म नहीं किया। तो रेसिप्रोकल प्रोमिस मीन्स म्यूचुअल, साइमल्टेनियस, ऐसे कंडीशंस में अगर वन ऑफ दे कैन नॉट परफॉर्म्ड, तो ऐसे कंडीशंस में जो है सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड। दूसरे पार्टी के द्वारा जिसने डिफॉल्ट किया है वह क्लेम नहीं कर सकता है टिल अदर हैज बीन परफॉर्म। यही है। इसका एग्जांपल को समझते हैं क्या होता है इसके अंदर में। ए बोल के एक बंदा है जो हायर करता है बी का शिप। चलो ठीक है। वास्ते कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस। ए हायर्स करता है बी को, बी के शिप को, और उस शिप को ले जाएगा कहां से? कलकत्ता से मॉरिशस ले जाएगा। एक कार्गो, कार्गो का मतलब होता है जो शिप है मटेरियल, मटेरियल कैरी करेगा। टू बी प्रोवाइडेड बाई ए, जो शिप ए के द्वारा दिया जाएगा, और बी रिसीविंग ए सर्टेन फ्रेट। बी, ए अगर हायर करता है बी का शिप, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेट जो है सो बी को मिलेगा। और ए जो है सो डजंट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप। ए जो है सो कोई कार्गो मीन्स जो मटेरियल शिप पे लोड होना है वह कार्गो ही प्रोवाइड नहीं करता है। तो ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. बी तो सिर्फ खाली नहीं ले जाएगा ना कलकत्ता से मॉरिशस, उसको तो क्या चाहिए? कार्गो चाहिए। कार्गो जाएगा तभी। तो यहाँ पे फॉल्ट तो ए ने कर लिया, मीन्स कार्गो प्रोवाइड नहीं किया। बट लॉस जो हुआ बी को, क्योंकि उसके उम्मीद पे उसने शिप को किसी दूसरे को नहीं दिया होगा। दैट इन दैट कंडीशंस अगर बी को कोई सस्टेन किया है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉस हुआ है, तो वह ए को बियर करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन सेक्शन 55 में। इसमें भी हम लोग कुछ चर्चा कर चुके थे, टाइम। यस सर, इस पे ही थे। जी जी बिल्कुल सही। बट थोड़ी मेरी आदत है जो पीछे से स्टार्ट करते हैं, एक दो लिंक लेते हैं जिससे हम लोग कंफर्टेबल जोन में चले जाएं, और बीच में एक दो दिन क्लास भी नहीं लिए हैं। अच्छा, एक चीज मीन्स कभी भी ऐसा होता है, मीन्स बहुत रेयर होगा लेकिन होगा, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। वाई दी वे क्लास तो ऐसे ऑटोमेटिक कैंसिल, अगर जिस दिन कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं। कभी भी ऐसा होता है, मान लीजिए कैंसिल नहीं हुआ है और फिर भी आप लॉग इन कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, मतलब बोला मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मान लीजिए 10 मिनट हो गया, 15 मिनट भी हो गया, फिर भी नहीं हुआ, तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा लगता है कुछ गड़बड़ है। तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। जैसे लास्ट डे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और इवनिंग का क्लास था और मैं सो गया तो बस फिर इसके बाद तो समझ सकते हैं। और ऐसे भी मेरा मोबाइल का एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, अब मेरा मोबाइल 24 आवर्स साइलेंट मोड में रहता है। किसी का भी कॉल हो तो मैं अपने हिसाब से कॉल रिसीव कर पाता हूँ। जब फ्री होता हूँ तो फिर देखता हूँ, क्योंकि काम कभी न कभी कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है जो कॉल अगर बजेगा तो मुझे डिस्टर्ब होगा। तो कॉल मेरा साइलेंट मोड पे ही रहता है, एनी टाइम सामने में रहता है। अगर जहाँ सामने में दिख गया तो मैं उठा लेता हूँ, अदरवाइज जब मैं देखता हूँ तो फिर कॉल बैक करता हूँ। ओके,
तो हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहे थे, जहां पे अगर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करता है क्या चीज के लिए, सर्टेन थिंग कुछ करना है, स्पेसिफाइड टाइम, एंड फेल्स टू डू, उस टाइम पे फेल्स टू डू एनी सच थिंग और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, तो इसमें द कॉन्ट्रैक्ट जो है एज इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड तो बिकम्स वाइडेबल। अब सिंपल सी बात करते हैं, दो चीजें आप, हम जैसे मैं टीचिंग करता हूं और आप पढ़ते हैं, और आपके और संस्था के बीच में बात होती है, जो आपको फीस जो है सो मान लीजिए 15 अगस्त तक जमा कर देना है और आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या हुआ, मिस हमारे और आपके बीच में मिस आपके तरफ से फेलियर है, चलिए ठीक है। दूसरा होता है, आप कहते हैं सर बैच कब से स्टार्ट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, और आपसे कमिटमेंट किया जाता है जो सिलेबस इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा, और आपका कहना होता है सर मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पेमेंट करूंगा, पार्ट पेमेंट, इस तरह से कुछ बातें होती है। और अगर मेरे तरफ से कोई फेलियर है, मैं सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं कराया गया है, तो इन दैट केस हम जैसे ही फेलियर हो गए तो आपसे जो फीस है उसके लिए हम लोग आपके ऊपर मीन्स जो लॉफुली है वह क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टाइम का बात था, अगर एनीवन टाइम पे नहीं परफॉर्म कर पाता है तो इस तरह का कंसिक्वेंसेज आएगा। अब टाइम पे हम लोग थे और बहुत चीज डिस्कशन किए थे, अभी आते हैं इम्पॉसिबल। सेक्शन 56 बोलता है इम्पॉसिबल करने का मतलब कोई जो चीज हो ही नहीं सकता है, चांद से तारे लाना, या हम लोग कोई कमिट करते हैं जो भाई सन जो है सो वेस्ट में इन द मॉर्निंग राइज करेगा, तो ये सारी चीजें क्या इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 56 बोलता है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट इम्पॉसिबल होने वाला है तो वाइड होगा, क्योंकि सिंस इट्स इज इम्पॉसिबल टू कैरी इट आउट, तो द एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। जिस चीजों को किया नहीं जा सकता है, जिन कॉन्ट्रैक्ट को, जिन प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है, वह इम्पॉसिबल एक्ट ऐसा होगा तो वह क्या होगा, वाइड होगा। तो अब दो बातें हो सकती है, एक तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब अपने कर रहे थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसकी इम्पॉसिबिलिटी पता होती है, और कुछ एक ऐसा होता है जो आफ्टरवर्ड्स मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अभी मैं कोविड-19 की हालात को ही लेके बात करते हैं। 25 मार्च से पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल, इस फैक्ट्री से सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू मुजफ्फरपुर सिटी, बट क्या हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन, यह इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। अब वह जो कॉन्ट्रैक्ट था, अगर स्पेसिफाइड टाइम मान लीजिए अप्रैल महीने में सप्लाई होने की बात थी, तो कानून के द्वारा तो इम्पॉसिबल हो गया है, अब वो तो कोई सप्लाई नहीं हो सकता, फैक्ट्रियां बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है। तो इस तरह से आफ्टरवर्ड्स में से एग्रीमेंट होने के बाद ऐसा इम्पॉसिबल हो गया। अब बोलता है अनलॉफुल क्या हो सकता है, बिहार बहुत बड़ा उसका बढ़नी एग्जाम्पल है अल्कोहल। अल्कोहल एक जमाने में बहुत लॉफुल था, कंजम्पशन सेल, और आफ्टर सर्टेन डेट बिकम अनलॉफुल बिकॉज लॉ उसको प्रोहिबिट कर दिया। तो ऐसे चीज जब होते हैं इम्पॉसिबल तो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। इस बात को बिल्कुल समझ लेंगे, या तो इम्पॉसिबल हो सकता है कानून की वजह से, या कोई सर्टेन इवेंट एराइज हो गया, कुछ भी एनीथिंग अनफोर्सिन हो गया, मींस वेदर की वजह से भी हो सकता है, फ्लड आ गया। अब फ्लड आ गया, पूरी पानी पानी है, वाटर मतलब रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए, इम्पॉसिबल है।
तो a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible by reasons of some event. इस वर्ड को by reason of some event, कोविड-19 जैसे इवेंट हो गया, फ्लड जैसे इवेंट हो गया, और सरकार की मिसबंदी जैसी इवेंट हो गई, तो बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, इस वर्ड को याद रखेंगे, व्हिच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जिसको रोक नहीं सकता है, unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful. Compensations for loss through non-performance of acts known to be impossible or unlawful. तो क्या नन परफॉर्मेंस, अब बात उठती है, चलो भाई ठीक है, वाइड तो हो गया, अब सवाल उठता है क्या कंपनसेशन फॉर लॉस मिलेगा नन परफॉर्मेंस के लिए जो इम्पॉसिबल है और अनलॉफुल है, ये कॉमन सेंस की बात है. When one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promise did not know to be impossible, unlawful, कहने का मतलब वह रिजनेबल डिलीजेंस के साथ ना वो पता कर सकता था, ना उसे मालूम चल सका जो कुछ ऐसा इम्पॉसिबल या अनलॉफुल, तो ऐसे कंडीशन में प्रोमिसर्स मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस which such promises sustains through the non-performance. अब यहां पे कह रहे हैं when one person promised to do which he knew, वह जान सकता था which he knew with reasonable diligence. वर्ड को समझिएगा, अगर किसी चीजों को इम्पॉसिबल है आप पता कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अगर कोई लॉस सस्टेन हुआ है तो उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस के लिए आप भागीदार हो जाएंगे. एग्जाम्पल यहां पे बोल रहा है A agrees with B to discover treasure by magic, the agreement is void. यहां पे फिर बात कर ले, और सिंपली कोई भी एग्रीमेंट अगर वाइड हो गया है तो सिंपल सी बात है वहां पे कंपनसेशन की कोई बात ही नहीं उठ सकती है. थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है. इनिशियल मींस स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब मैं बात कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था फॉलो सेक्शन 56, तो बोला एग्जिस्टिंग, जब एग्जिस्टिंग है तो void हो गया. When the parties agree upon doing of something which obviously impossible in itself, the agreement would be void. Impossible in itself means impossible in nature of things. Nature of things कहने का मतलब सन ईस्ट में राइज, बट हम लोग बोलते हैं वेस्ट. तो अगर ऐसा कुछ है नेचर ऑफ थिंग्स के बारे में, तो ए फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में भी एंड मे नॉट बी नोन टू द पार्टीज. एक एग्जांपल यहां पे लिया है, a Hindu who has already married contracted to marry B, a Hindu girl. और जानते हैं हिंदू में हिंदू लॉ कहता है अगर कोई मैरिड है तो दूसरा शादी और नहीं कर सकता है. And according to law, A being married could not marry B. In this case क्या हो गया, A must make compensation for B for the loss, because कानूनन प्रतिबंधित किया गया है. जो हिंदू लॉ में कोई भी व्यक्ति अगर वह शादीशुदा है तो पुनः वह शादी की विचार भी रखता है तो पाप है. तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस, तो बी जो है सो, और ये जानता है जो ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो इस केस में बी को कंपनसेशन देगा. इफ नोन टू द पार्टीज, यहाँ पे बोल रहे हैं इट वुड बी ऑब्जर्व दैट एन एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटेड क्वाइट अननोन to the parties may be impossible of being performed and hence void. अगर impossibility जो है सो उस पार्टी को मालूम है. यहाँ पे देखिए बी प्रोमिस करता है पे सम ऑफ 5 लाख,
if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week. This is no real agreement. Both the parties are quite certain in the mind that the act is impossible of achievement. इस चीज को अचीव नहीं किया जा सकता है, and therefore the agreement being impossible in itself void. Known to the parties, both the parties, it would be observed that an agreement constituted quite unknown to the parties, may be impossible of being performed. तो यहाँ पे इंडियन ओशन को एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर लेना स्विमिंग नॉट पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल एक हो सकता है नोन टू दी पार्टीज, एक अननोन टू दी पार्टीज। तो पहले केस में बी को मालूम नहीं है, बी को मालूम नहीं कि भाई ए ऑलरेडी मैरिड है, तो भैया बी को कंपनसेशन मिलेगा। और इसमें बोथ पार्टीज को मालूम है, बोथ पार्टीज समझ रहे हैं भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे कर अननोन टू दी पार्टीज मीन्स बोथ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर इग्नोरेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री में राहुल के साथ बात हुआ, राहुल का जो फैक्ट्री है वहां पे चीनी बनता है और चीनी सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सर्टेन डेट को। बट क्या हुआ, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे दैट टाइम देयर वाज फायर ब्रोक, फैक्ट्री में आग लग गया था और फैक्ट्री जो है सो विध्वंस हो चुका था। ना ही राहुल को मालूम, ना ही मेरे को मालूम, इग्नोरेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, और वो सप्लाई हो नहीं सकता है क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी हो गया, तो ए भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। वैसे बोथ पार्टीज अननोन है इवेंट के बारे में। इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, अगर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, राहुल को मालूम है जो उसके फैक्ट्री में आग लग गया है और ही इज नॉट इन द पोजीशन टू डिलीवर द शुगर, इन दैट कंडीशंस इस केस में मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इस केस में मेरे को कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि राहुल को मालूम है। Where at the time of entering into a contract, the promisor alone knows about the impossibility. Promisor कौन है, राहुल प्रोमिस कर रहा है जो सप्लाई करेगा, और even if he doesn't know, though he should have known it with reasonable diligence, तो ऐसे conditions में the promisee is entitled to claim compensation for any loss. ये था known to the parties, और if known to the promisor only। किससे बात कर रहे हैं, दूसरी बात subsequent or supervening impossibility becomes impossible after entry into contract। एक तो पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तो एग्जिस्टिंग उस वक्त में वो इम्पॉसिबल था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद इम्पॉसिबल हो गया। अब सप्लाई होने की बात थी, कोविड-19 जैसे हालात आ गए, बाढ़ आ गया और बाद में चल के फैक्ट्री में आग लग गया, इस तरह की कहानी हो सकती है। तो when promise of promisee, when performance of promise becomes impossible or illegal, दारूबंदी हो गया, by occurrence of an unexpected event। कौन जानता था, लॉकडाउन, लगता है लाइफ में पहली बार आपने लोगों ने लॉकडाउन, मैं तो खुद पहली बार लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या होता है समझा, अब पूरा देश समझा, लॉकडाउन शब्द को अच्छे से हम लोग समझ पाए। लॉकडाउन, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है और इलीगल हो जाता है बाय अकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज ऑफ सर्कल। अब मैं एक और लॉकडाउन के बारे में बताता हूं। देखिए हम लोगों ने सैनिटाइजर बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया और कंपनियां, सरकार ने बहुत प्रमोट किया, भाई सैनिटाइज योरसेल्फ, सैनिटाइज आधे आधे घंटे पे सैनिटाइज करते रहो। बहुत लोगों को मालूम होंगे या नहीं होंगे,
तो एक था इमरजेंसी, अभी जो सैनिटाइजर को लेके इमरजेंसी घोषित हुआ उस वक्त में सरकार ने 25 से 30 मार्च के बीच में उसका प्राइस डिक्लेयर किया। जब भी इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस हालात होते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है प्राइस डिक्लेयर करती है प्रोडक्ट का, जो आपको उसी प्राइस पे बेचना है। तो कंपनी, तो सरकार ने बोला जो 500 सपोज 100 ml का जो सैनिटाइजर होगा, 100 ml का सैनिटाइजर अच्छी क्वालिटी वाली, वो उसकी प्राइस होगी 50 रुपीज, और 200 ml का 100 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस चीज को आप देख भी सकते हैं। अब देखिए 500 ml का है, इसका मैक्सिमम प्राइस जो है 249, मैक्सिमम प्राइस 249 है सिप्ला का। लेकिन बहुत सारी कंपनियां, मेरे पास एक दो केस मेरे क्लाइंट के ऐसा आए भी, तो इस चीज को जो सुपरविजन करता है ड्रग्स कंट्रोलर करता है। तो कुछ ऐसे मुजफ्फरपुर शहर के कुछ ऐसे मेडिसिन विक्रेताओं ने 100 ml के प्राइस, सपोज 100 ml के जो प्राइस, 100 ml सैनिटाइजर का जो प्राइस थे, उसको मोर देन 50 रुपीज पे सेल कर रहे थे। तो ड्रग कंट्रोलर ने उसे नोटिस जारी कर दिया, मेरे पास आए। मैं बोला ये तो नेशनल इशू का, इमरजेंसी का है और इसमें 7 साल की सजा हो सकती है। फिर क्लाइंट जो है सो इस चीज को, जो भी कंपनी उनको पेनाल्टी वगैरह लगना था, पीयू करके अपना उसको जो है सो उससे निजात पाए। तो ये क्या हो गया? अगर अब मैं बात करता हूं, इलीगल की बात करता हूं। मान लीजिए अगर सप्लाई पहले 30 मार्च से पहले अगर सैनिटाइजर सप्लाई होने की बात, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा किसी के द्वारा, तो हो सकता है दैट टाइम प्राइस माइट बी 100 रुपीज फॉर 100 ml, but after 30th March, price must be below 50 rupees of 100 ml, अदरवाइज इलीगल नोटिस जारी हो जाएगा। क्योंकि वो इलीगल हो गया, जैसे ही 50 से एबव होगा तो इलीगल हो गया, क्योंकि आप कानून जो प्रोहिबिट करता है वैसा करते हैं तो वो इलीगल हो गया। तो इलीगल बाय अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जी कोविड-19 जैसी सिचुएशंस आ गया तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, and change of circumstances beyond the contemplations of the parties, जिसका आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ हो गया। इस सारी बातें क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगा। और अगर इलीगल हो गया है तो भी वॉइड हो जाएगा, 50 से एबव सप्लाई होने की बात है तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग, बाद में चल के कुछ ऐसा इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है। यहां पे बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स बोल रहा है, अगर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल when it is made, but subsequently some event happens which renders the performance impossible or unlawful, तो ऐसे चीजों को क्या हो जाता है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी में या कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है। डिफेक्ट ऑफ क्या होगा? वॉइड होगा। एंड जो पार्टी होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज। ए बिकम मैड, सिंपल सी बात है, ये जो है बंदा पागल हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया क्योंकि कुछ ऐसा हो गया, घटित हो गया। भाई पागल के साथ कोई थोड़ी शादी करेगा, आप लोग करेंगे क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब साइलेंस, साइलेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? पता है आप लोग को? सर नहीं करेगा। साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, नहीं मालूम? साइलेंस का मतलब सर करना होता है। साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। राहुल तुम एक्सेप्ट कर रहा है? हम कहाँ बोले सर, हम तो बोले साइलेंस का मतलब करना होता है, एक्सेप्ट सब कर रहा वही है तो क्या? पूछे तुमसे हम, तुम पागल के साथ शादी करना चाहोगे? नहीं तो ना बोलना चाहिए था ना यार, इतना इंतजार करना क्या था इसमें? शर्माने के बात सर, हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चलो ठीक है।
अब आते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल। मिस रेसिप्रोकल मतलब हम लोग समझते हैं साइमल्टेनियस, म्यूचुअल, साथ साथ। तो कुछ लीगल है एंड सम अदर थिंग्स आर इलीगल। कुछ लीगल कुछ इलीगल। एग्जाम्पल ले सकते हैं बट हम बाहर का नहीं लेके आपको बुक का ही लेंगे। अरे तो बेहतर समझाने के लिए मैं पहले ले लेता हूं, फिर इस पे बात करूंगा। आज सपोज मैंने मिठनपुरा में कोचिंग सेंटर लिया, रेंट पे लिया, बट वहां पे मैं क्या करता हूं, क्लास कंडक्ट करता हूं, दैट इज माय लीगल पार्ट। बट मेरा रिया चक्रवर्ती के साथ मैं गांजा हफीम भी बेचता हूं, वहां पे इधर को हीरोइन भी बेचता हूं, तो क्या हो गया, वहां पे स्टोरेज करता हूँ, रिया चक्रवर्ती से मंगवा के मैं स्टोरेज करता हूँ, तो दैट विल बी इलीगल। इलीगल नहीं होगा क्या, अनलॉफुल हो जाएगा। तो कुछ पार्ट यस लॉफुल है, सर। कुछ पार्ट अनलॉफुल है। अब देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होगा, उसके ऊपर परिणाम क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो बोलता है व्हेन अ पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लीगल एंड सेकेंडली जो है सो व्हिच आर इलीगल। तो फर्स्ट वाला क्लास करना, प्रोवाइड करना वैलिड है, एंड सेकेंड इज बाइड एग्रीमेंट। अब आपका इसका एग्जांपल ले रहा है, ए एंड बी एग्री दैट ए विल सेल ए हाउस टू बी फॉर 5 लाख। ए जो है सो बी को घर बेचेगा, ए एंड बी एग्री, ए बेचेगा बी को 5 लाख में, एंड ऑल्सो इफ बी यूजेज इट एज ए गैम्बलिंग हाउस। अगर एज ए गैम्बलिंग करेगा बी तो उसको देगा 7,50,000। तो ये जो सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलता है, टू सेल द हाउस एंड टू पे 5 लाख, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड थिंग जो है सो अनलॉफुल है, तो वॉइड हो जाएगा। तो सेकेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट गैम्बलिंग वह इनिशियली वॉइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। सिमिलरली मेरा वाला केस का बात करते हैं, तो इस केस में अगर हमने जो यहाँ पे अक्सर हम लोग बात करते हैं जो पर्पस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे वाले केस में रेंट एग्रीमेंट हुआ है, लैंडलॉर्ड और मेरे को बीच में, संस्था के बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है। मैं वहां पे क्लास भी प्रोवाइड करता हूं और क्या करता हूं, ड्रग्स भी। ड्रग सप्लाई। ड्रग सप्लाई करता हूं। गुड। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी जो है सो पार्शियली क्या है, अनलॉफुल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है सो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करेंगे, सेट असाइड करेंगे, बिकॉज पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली अनलॉफुल है। मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है सो, रेंट एग्रीमेंट जो है सो वो वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शंस ऑफ लैंडलॉर्ड। बिकॉज जैसे ही उनको मालूम होगा, क्योंकि कल के दिन में अगर उन्हें अवेयर है, तो आप देख रहे हैं अभी इंडिया में कैसे ड्रग्स को लेके, मतलब कितने कितने अभी कितने बाकी हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो देखते रहिए। तो ड्रग्स जहां भी स्टोरेज होगा, जिसने जो जो अगर फोन में थोड़ी भी अगर उसकी भनक मिल जाएगी, तो सस्पेक्ट के आधार पे भी जो है सो सलाखों के अंदर भेजा जा सकता है। तो कानून के हाथ कहा नहीं जाता है, लंबे होते हैं, बिल्कुल लंबे होते हैं। बट क्या कानून अपनी हाथ को लंबा बस छुपा के रखता है। कानून जब तक लगता नहीं है किसी के ऊपर, तब तो बिंदास रहता है, लेकिन कानून का लंबा हाथ जैसे ही पहुंचता है तो फिर अकल ठिकाने आ जाता है। कानून से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जी सर तो जो उसका जो लॉफुल पार्ट है तो वो भी सर वॉइड हो जाएगा फिर, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जी जाएगा। टोटल देखिए, आप देखिए यहाँ पे पर्पस कॉन्ट्रैक्ट में हमको क्लास ही प्रोवाइड कराना था, और हम यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। या तो इलीगल एक्टिविटीज हम बंद करें इमीडिएटली,
अगर इलीगल एक्टिविटीज इमीडिएटली हम बंद कर देते हैं देन तो चलो लैंडलॉर्ड जो है सो मेरे को मींस यूज करने का राइट देंगे, बट हम दोनों साइमल्टेनियस करते हैं, दोनों काम करते हैं, क्लास भी लेते हैं बट वहां से ड्रग सप्लाई भी करते हैं, तो अनलॉफुल हो रहा है एक्टिविटीज, पर्पस ऑब्जेक्ट वहां पे अनलॉफुल है ना, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्योंकि दोनों को सेट असाइड किया जा सकता है क्या, क्योंकि सेम प्लेस से, सेम एड्रेस लोकेशन से, सेम बिल्डिंग से हम दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इतने एरिया में आप क्लास लेते हैं, इतने एरिया में जो है सो ड्रग सप्लाई करते हैं, तो ए वाला पार्ट वाइड और ए वाला पार्ट वैलिड, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सेग्रीगेशन हो सकता है क्या? नो सर। नो, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ऐसा ही कुछ जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, पूछिए। सर वो जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट में पढ़े थे, जो वॉइड एग्रीमेंट होता है उसके साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट होता है, अगर उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है तो वो वैलिड हो सकता है। इस केस में क्यों नहीं हो सकता? जी, इस केस में क्यों नहीं हो, क्योंकि आप सिंपल सी बात देखिए, यह जो है सो ऑफिस, मान लीजिए इस ऑफिस एरिया जहां पे भी हम बैठे हैं, अगर यहाँ पे हम आपका क्लास भी कंडक्ट कर रहे हैं और यहां से मैं ड्रग सप्लाई भी कर रहा हूं, बात को समझिएगा, और कहीं ना कहीं ड्रग्स एनसीबी को मालूम चलता है, तो एनसीबी आके अगर इसको मतलब इस प्रीमिसेस को पहले क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रीमिसेस को सीज करेगा। सीज करेगा। जब सीज करेगा तो हम थोड़ी बोलेंगे जो हम यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज भी करते हैं, क्लास भी कंडक्ट करते हैं, हम हमारी दलील कोर्ट सुनेगी क्या? यहाँ पे ऊपर कौन हो जाएगा, मींस इलीगल एक्टिविटीज। अगर इलीगल एक्टिविटीज या अनलॉफुल एक्टिविटीज कंडक्ट हो रहा है, इन दैट कंडीशंस, अगर मान लीजिए कुछ चीज लीगल करते हैं तो ठीक है, बट वैसे कंडीशंस में आपको ये नहीं सफाई, अब नहीं चलेगा, पूरी की पूरी जो है सो एनसीबी यहाँ पे सीज कर देगा। आप पहले वाले एग्जांपल में जाते हैं, क्लासरूम वाले एग्जांपल में जाते हैं, उसमें भी देखिए आप, बिल्डिंग है, वहां से क्या होता है, मान लीजिए कुछ आवर्स हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं, बट बाकी टाइम में कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, तो सेम प्लेस से करते हैं, उस एरिया को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, जो नहीं हम बिल्डिंग इतने ही पार्ट में ऐसा काम करते हैं, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है सो हम लोग पहले वाले में पढ़े थे, याद कीजिए, अगर सेट असाइड नहीं कर सकते हैं, अगर दो पार्ट है, एक लॉफुल पार्ट है, दूसरा अनलॉफुल पार्ट है, अगर दोनों पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। याद आया? यस सर। यस सर। हाँ, और जहां पे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे मान लीजिए अगर वहां पे बिल्डिंग की बात है और क्लासरूम मान लीजिए 5 कमरे हैं, 2 कमरे में क्लासरूम कंडक्ट होता है, 3 कमरे में जो है सो इलीगल एक्टिविटीज होता है, और उसकी प्रॉपर एग्रीमेंट है, दोनों की क्लासरूम की एग्रीमेंट अलग है, बिजनेस की एग्रीमेंट अलग है, तो क्लासरूम वाली एक्टिविटीज पे अगर क्लासरूम लीगल एक्टिविटीज कंडक्ट हो रहा है तो वो अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो एक पार्ट सेपरेट लॉफुल रहेगा, वैलिड रहेगा, नहीं वॉइड नहीं होगा, एंड दूसरा पार्ट जो है सो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? यस। ओके, यहां पे कहना है अल्टरनेटिव one branch being illegal. Alternative promise, one branch which is legal and other is illegal. अब इसी पे बात बहुत कर रहे थे, तो इसको मुझे तो लीगल ब्रांच एलोन कैन बी इन्फोर्स्ड। लास्ट वाला पॉइंट में आइए, क्लासरूम मतलब 2 कमरा क्लासरूम चल रहा है, 3 कमरे में जो है सो, तो लीगल ब्रांच वाला वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, एंड दूसरा जो इलीगल वाला पार्ट होगा वो invalid हो जाएगा, void हो जाएगा। A and B agree that A shall pay 1 lakh, for which B shall afterwards deliver A to either rice or smuggled opium। तो इसमें देखिए, अगर पूरी की पूरी राइस सप्लाई होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा,
वैलिड। बट इसमें मान लीजिए 50% जो है सो राइस सप्लाई होती है और 50% जो है सो ओपीएम सप्लाई होता है। तो राइस वाला पार्ट जो है सो, क्योंकि यहाँ पे सेट असाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को हम, तो राइस के लिए जो हमने सप्लाई किया उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, और आप नहीं देता है ए सेल पे, ए अगर नहीं देता है तो बी कोर्ट जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मैंने राइस सप्लाई किया है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है। हाँ, बट ओपीएम सप्लाई के लिए जो पैसा मांगेंगे अगर नहीं देता है ए, तो बी जो है सो उसके लिए इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता है, क्योंकि ओपीएम का सप्लाई क्या है, अनलॉफुल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहां पे बोल भी रहा है ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस एंड वॉइड एग्रीमेंट टू ओपीएम। लगता है अब इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा जो कंफ्यूजन था अपने पार्ट में। क्या बच्चों? यस सर, ओके। यस सर। अब आते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट। इसको हम आप लोग रीड करेंगे, बट हम एग्जांपल एक बताते हैं। एप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट्स कैसे होता है और कैसे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अकाउंट्स के बच्चे हैं आप लोग, मेरे से बेहतर समझते हैं। देखिए, राम सप्लाई करता है गुड्स श्याम को, और 3 डिफरेंट डेट में सप्लाई करता है। मान लीजिए एक मार्च में सप्लाई हुआ है, एक अप्रैल में सप्लाई हुआ है, और एक मई में सप्लाई हुआ है। तो मार्च में सप्लाई हुआ मान लीजिए 50,000 का, और अप्रैल में सप्लाई हुआ है 30,000 का, मीन्स बाकी रह गया है। आप मान सकते हैं सप्लाई ज्यादा का भी हुआ हो, और मई में जो सप्लाई हुआ है 20। अब सवाल उठता है जो पेमेंट का एप्रोप्रिएशन से मतलब एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। श्याम जो है सो पेमेंट करेगा राम को, तो राम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, या श्याम अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, मतलब किसके साथ उसको एडजस्टमेंट करेगा, कौन सा ड्यू के साथ एडजस्टमेंट करेगा। तो पहला बात बोलता है इंडिकेटेड। जब मान लीजिए श्याम पेमेंट कर रहा होता है तो बोलता है, देख राम, ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ना, तो मई महीना 30,000 रुपया ले, और मई महीना वाला जो पैसा आउटस्टैंडिंग है ना उसको पूरा क्लियर कर लो, उस मंथ का हिसाब को पूरा क्लियर कर। तो यहाँ पे राम अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस मई महीने वाले में एडजस्टमेंट कर लेगा। पहला बात इंडिकेट कर दिया गया है। दूसरा बात, राम को श्याम ने ऐसे ही दे दिया, बोला भैया ये 30,000 रुपया ले, और मेरा जो बकाया है उसमें से एडजस्ट कर लेना। अब राम के ऊपर डिपेंड करता है क्या करे इसको। तो सिंपली कानून बोलता है, एज ए लेमैन आप भी समझेंगे इस चीज को, पहले क्या करना होगा, भैया जो पुराना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है उसको एडजस्ट कर ले। सिंपल सी यही बात है, पहले से जो बकाया है पहले तो आप उसको एडजस्ट करो ना, और फिर कुछ बच जाता है तो वहां से एडजस्ट कर लो। तो कुल मिला के यही कहानी है सेक्शन 59 to 61। तो एप्लीकेशंस ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। जब इंडिकेटेड है और सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स है, अब मैंने दिखाया आपको सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स, तो उस सीक्वेंस ऑर्डर में उसका अगर इंडिकेटेड है तो इंडिकेटेड वाले के हिसाब से हो जाएगा। दूसरा बोलता है नॉट इंडिकेटेड। अब इंडिकेटेड नहीं है, और नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू व्हिच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, तो डिस्क्रिशंस लगाएगा क्रेडिटर। Payable to him for the debtor where its recovery is not barred by the law, and applications of payment where neither party appropriates। जब neither party appropriates करता है तो वैसे केस में क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम।
तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम मैंने बताया, अगर पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट किया जाता है राम को और बताया नहीं जाता है जो इस पैसे को 30,000 को कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो पहले 50,000 से किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो दूसरे वाले केस में सेक्शन, इसमें आप लोग ऑर्डर ऑफ टाइम रखेंगे और पहले वाले में इंडिकेशंस था। एंड दूसरा वाला केस जो सेक्शन 60 है उसमें बोलता है इंडिकेशंस नहीं है, तो उस केस में डिस्क्रिएशंस होगा। डिस्क्रिएशन किसका होगा? क्रेडिटर का। क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, पहले 50,000 सेटल कर ले या पहले 30,000 सेटल कर ले या 20,000 सेटल कर ले। तो ये 3 सेक्शन है। अब अभी जो हम लोग बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड कब होगा ऐसा? इंपॉर्टेंट चीज है, या क्वेश्चन पूछता ही है। नोवेशंस, नोवेशंस से समझिएगा, नोवेशंस का मतलब समझते, किसी चीज को नया कर देना। मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास पुराना कपड़ा है, उस कपड़े को आप दर्जी को देके नया कर देते हैं। कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ फेरबदल करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नया करते हैं, नोवेशंस करते हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बोलता है रेसिशंस। इसका मतलब आप रिसिंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? रिसिंड करते हैं। एंड अल्टरेशंस मींस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव करते हैं। अब नोवेशंस क्या होता है? पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूट करते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको हम लेते हैं यहां पे, सपोज राहुल मेरे को बोलता है इसके पास जो पीस ऑफ लैंड है देवरिया में, वह मेरे को सेल करेगा। कितना में? 10 लाख में। बट आफ्टर सम वर्ड्स, सम टाइम के बाद इसको लगता है नहीं, देवरिया का नहीं, इसको मुजफ्फरपुर वाला लैंड बेचना है, और बोलता है सर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप सेटिसाइड कर लो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लैंड सप्लाई के लिए, आप नया कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाओ। तो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी हटा के नई कॉन्ट्रैक्ट आ गई, सब्स्टिट्यूट आ गई। मिस सब्स्टिट्यूट में चाय के बदले कॉफी। तो ये नोवेशंस हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही नोवेशंस हो गया तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड नया कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वह एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, यहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर रहा है। 1 लाख, A and B C agree that C will pay B and he will accept 1 lakh from C in lieu of some due from A. तो एज लाइबिलिटी thereby shall come to end and old contract खत्म हो जाएगा। एंड अब जो है सो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो नोवेशंस में क्या होता है, सिंपल समझना है। नोवेशंस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो है पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट उसके जगह पे आ जाते हैं। रिसीजंस, राहुल सिंपली कहता है सर इस कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आप खत्म कीजिए, मेरे को बेचना नहीं, उससे क्वालिफाई हो गया, अब उसको पैसा का जरूरत नहीं है, उसको मालूम चल गया है जो वो कमा लेगा 6 महीने में उतना पैसा। तो लैंड में बोलता नहीं सर अब नहीं बेचेंगे, हम पास कर गए हैं। तो रिजल्ट आ गया, उसका पास कर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा? वो कैंसिल कर देगा, रिसीजन कर देगा। डिस्चार्ज, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है बाय रिसीजंस। तो बोलते हैं व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसेंड, रिसेंड करना होता है, इसको बोलते हैं रिसेंड। इसको बोलते हैं न्यू कर देना, नया कॉन्ट्रैक्ट, पीछे किताब के पास लिखिए न्यू कर देना, इसको टोटली रिसेंड कर देना, RES कैंसिल कर देना।
इफेक्ट ऑफ डिसीजंस में क्या होता है, ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंड, नया कॉन्ट्रैक्ट इसके जगह पे नहीं आता है। ओनली इनोवेशंस वाले केस में नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। एंड अल्टरेशंस में क्या होता है, अल्टरेशंस में क्या होता है, कुछ बातें जो है सो जो राहुल मेरे को लैंड दे रहा था 10 लाख में, वो बोलेगा सर 12 लाख में ले लीजिए ना, थोड़ा रेट लग रहा है बढ़ गया है, मतलब हमको अंदाजा नहीं था, अब आप 12 लाख सर देना पड़ेगा। और हम भी कहते चलो ठीक है भाई, 10 लाख का चीज है और 12 लाख तो राहुल ही बोल रहा है तो हम भी मान जाते हैं। तो ये 12 लाख क्या हो गया, अल्टरेशन हो जाएगा। अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नई बातें रख देते हैं हम, तो इस केस में क्या होता है, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। राहुल बोलता है सर 10 लाख नहीं सर 12 लाख, 10 लाख नहीं सर 12 लाख, और हम भी राजा हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अल्टरेशन हो गया। मतलब अगर एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी बदलाव करके उस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम जारी रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरेशंस। नोवेशंस पूरी की पूरी नई कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, पुरानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है। एंड रेसिशंस में क्या होता है, टोटली कैंसिल हो जाता है, उसके जगह पे कोई नई कॉन्ट्रैक्ट प्लेस नहीं लेती है। आज हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।